प्यारे बच्चों, इंटरमीडिएट की क्लास में मैथमेटिक्स में हम लोगों ने पिछले वीडियो में सीखा था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यानी अवकलज के अनुप्रयोग। वहां पर हमने दो अनुप्रयोग पढ़े थे। पहला था हमारा रेट ऑफ चेंज इन क्वांटिटीज यानी राशियों में परिवर्तन की दर, और सेकेंड हम लोगों ने सीखा था अप्रोक्सीमेशन यानी सन्निकटन। आज हम लोग थर्ड पढ़ेंगे टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स यानी स्पर्श रेखा तथा अभिलंब। ठीक, चलिए इसके बारे में पहले समझ लेते हैं। अगर कोई हमारा ये कर्व है, ये y पर fx कोई फंक्शन है, उसका ये कोई कर्व है, ठीक, और इस पे अगर हम ये लाइन कोई P पॉइंट से लाइन टच हो रही है, ये P पॉइंट क्या है x1, y1, ठीक, तो ये जो हमारी लाइन है AB, ये हमारी क्या कहलाएगी? स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट कहलाएगी। तो सिंपल सा है, पता ही आपको, ठीक, यानी किसी भी कर्व को कोई रेखा एक बिंदु पे काटती है तो वो रेखा क्या कहलाती है? उसकी स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट कहलाती है। ठीक, और जो टेंजेंट है इसी पे लाइन जो परपेंडिकुलर होगी ये हमारी क्या कहलाएगी? नॉर्मल यानी अभिलंब कहलाएगी। ठीक, तो किसी वक्र पर एक बिंदु पे जो रेखा काटती है वो उस वक्र की टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा कहलाती है, और जिस बिंदु पे काटती है वो स्पर्श बिंदु कहलाता है। स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा के लंबवत रेखा उसकी नॉर्मल यानी अभिलंब कहलाती है। ठीक, तो दोनों एक ही बिंदु से खींची जाती है, ये चीज ध्यान रहे। केवल दोनों की स्लोप अलग अलग होती है। तो अब हम लोग सबसे पहले यहां पर देखते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा की प्रवणता। स्पर्श रेखा की प्रवणता, ठीक, तो स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होती है इसको समझते हैं। ये कोई फंक्शन है y इक्वल fx, ये वक्र है और इसका ये P पॉइंट है जो कि x1, y1 है। ठीक, ये a b लाइन है जो कि x एक्सिस से कितना एंगल बनाती है? थीटा एंगल बनाती है। ठीक, अगर हम ये सामने परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ठीक, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? y1 कहलाएगा, ये y2 कहलाएगा। ठीक, अगर हम यहाँ से इसको हम ड्रॉ करते हैं तो ये जाहिर सी बात है ये हमारा y है, लेकिन इसमें सूक्ष्म परिवर्तन है इसलिए dy, और इसमें सूक्ष्म परिवर्तन है इसलिए dx। तो यहाँ से अगर हम लोग tan थीटा फॉर्मूला लगाएं तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा यानी dy अपॉन dx होगा। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी? dy dx। और हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर कोई भी रेखा अगर x अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन से थीटा एंगल बनाती है तो जो उसकी प्रवणता होती है वो क्या होती है? वो m इक्वल tan थीटा। ठीक, तो m इक्वल tan थीटा प्रवणता होती है। यहाँ से tan थीटा dy dx आया, तो फिर m की वैल्यू कितनी हो गई? dy dx। अब किस पॉइंट पे है? x1, y1 पे। तो ये सफिक्स में अगर लिखेंगे तो इसका मतलब होगा dy dx एट पॉइंट x1, y1। ठीक, तो टेंजेंट की स्लोप हमारी क्या होगी? m इक्वल dy dx एट गिवन पॉइंट, जो भी पॉइंट गिवन है वो होगा। ठीक, अब इसके बाद इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वो क्या होगी, यानी टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा की समीकरण। ठीक, तो अगर पॉइंट हमारा क्या था? x1, y1 और स्लोप क्या है ये? तो y माइनस y1 इक्वल m x माइनस x1, जो लाइन की इक्वेशन होती है एक पॉइंट से पास होने वाली लाइन और जिसकी स्लोप पता हो। तो अगर पॉइंट हमारा x1, y1 है और स्लोप हमारी m है तो फिर इक्वेशन क्या होगी? y माइनस y1 इक्वल m x माइनस x1। ठीक, देखिए टेंजेंट है क्या है? तो एक लाइन, तो फॉर्मूले तो लाइन के ही लगेंगे। तो y माइनस y1 इक्वल m x माइनस x1, ये हमारी क्या हो जाएगी? स्पर्श रेखा की समीकरण। अब इसके बाद और m की वैल्यू कितनी होगी? tan थीटा।
या फिर कितनी होगी dy dx एट x1 y1। ठीक, ये m की वैल्यू हो जाएगी। अब पहली कंडीशन, टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक, यानी टेंजेंट जो है वो x एक्सिस के पैरेलल है। तो देखिए अगर टेंजेंट जो है वो x एक्सिस के पैरेलल है तो क्या x एक्सिस से कोई एंगल बनाया? नहीं। तो उस कंडीशन में थीटा की वैल्यू क्या होगी? 0। ठीक, और tan थीटा 0 यानी tan 0 की वैल्यू कितनी? 0। तो स्लोप कितनी? 0 यानी dy dx कितना? 0। तो अगर टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल, तो चाहे ये कह दें कि x एक्सिस के पैरेलल है या ये कह दें कि y एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, मीनिंग एक ही है। तो dy dx कितना होगा? 0। सेकंड, टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस, यानी टेंजेंट y एक्सिस के पैरेलल है या ये कह दें कि x एक्सिस पे परपेंडिकुलर है। तो एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। tan 90 इन्फिनाइट हो गया, यानी m इक्वल इन्फिनाइट, dy dx इक्वल इन्फिनाइट। इन्फिनाइट को पलटेंगे तो 0। तो dy अपॉन dx इन्फिनाइट हुआ, तो dx अपॉन dy कितना हो गया? 0। ठीक, तो अगर हमारी टेंजेंट x एक्सिस पैरेलल है तो dy dx इक्वल 0, और अगर हमारी टेंजेंट y एक्सिस के पैरेलल है तो dx अपॉन dy इक्वल 0। ये हमारी टेंजेंट होगी। अब बात करते हैं नॉर्मल की। नॉर्मल यानी अभिलंब। ठीक, तो देखिए जो अभिलंब की प्रवणता होगी, मान लिया कि m डैश है, ये कितनी होगी? माइनस का 1 अपॉन m, यानी m किसकी स्लोप है? टेंजेंट की। ठीक, तो हम जानते हैं कि टेंजेंट और नॉर्मल, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि परपेंडिकुलर होते हैं, लंब होते हैं, और अगर दो रेखाएं लंब है तो उनकी प्रवणताओं का गुणनफल -1 होता है। तो अगर टेंजेंट की स्लोप m है तो नॉर्मल की स्लोप क्या हो जाएगी? m डैश इक्वल माइनस का 1 अपॉन m हो जाएगा, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, फॉर्मूला ये रहेगा y माइनस y1 इक्वल माइनस का 1 अपॉन m x माइनस x1। ठीक, क्यों? क्योंकि अब फॉर्मूले में केवल क्या चेंज होगा? पॉइंट तो चेंज होगा नहीं, क्योंकि दोनों एक ही पॉइंट पे होती है, केवल चेंज होगा स्लोप। तो यहाँ स्लोप m है तो नॉर्मल की स्लोप क्या हो जाएगी? -1 अपॉन m, यानी जो भी टेंजेंट की स्लोप आएगी उसको हम पलट देंगे और उसका साइन चेंज कर देंगे, हमें नॉर्मल की स्लोप मिल जाएगी। तो ये फॉर्मूले हो गए। चलिए अब इस पर बेस कुछ क्वेश्चन देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2 एट x इक्वल 3। ठीक, तो अब हमें जो कर्व है, तो कर्व की कोई ना कोई इक्वेशन क्वेश्चन में जरूर दी गई होगी। तो कर्व की इक्वेशन है y इक्वल एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2। x इक्वल 3 पर हमें टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा, नॉर्मल यानी अभिलंब की समीकरण निकालनी है। देखिए, तो सबसे पहले हमें पॉइंट पता होना चाहिए। तो x की वैल्यू पता है, यानी x कोऑर्डिनेट पता है, y कोऑर्डिनेट नहीं पता है। ये पॉइंट है कहां पर? कर्व पे। तो कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करा दें। तो अगर पूरा पॉइंट नहीं पता है, केवल एक ही कोऑर्डिनेट पता है, तो जो कर्व की इक्वेशन है उससे हम फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें वैल्यू रख दें 3 क्यूब माइनस 3 इंटू 3 प्लस 2, तो ये हो गया 27 माइनस 9 प्लस 2, ये कितना हो गया? 18 प्लस 2 यानी 20। तो यहां से हमको पॉइंट मिल गया। ठीक, तो पॉइंट कितना हो गया? x, y। तो 3, 20 पर हमें टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है। तो कर्व जो है इसको हम डिफरेंशिएट कर दें।
तभी तो स्लोप निकलेगी। तो 3x² माइनस 3। अब dy dx किस पॉइंट पे निकालना है? 3, 20। तो x की वैल्यू 3 और y की 20, तो इसमें y तो है नहीं, तो केवल x की वैल्यू रख देंगे। तो 3 माइनस 3, तो ये 9, ये हो गया 27 और माइनस का 3, तो ये कितना हो गया 24। हमेशा ध्यान रहे जो dy dx आएगा ये हमेशा स्लोप किसकी होगी? टेंजेंट की। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितनी हो गई? 24। बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखिए, चाहे क्वेश्चन टेंजेंट की नहीं पूछता, केवल नॉर्मल की पूछता, लेकिन जो dy dx आया है वो हमेशा टेंजेंट की ही स्लोप कहलाई जाएगी। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा का समीकरण, तो ये x1 y1 हो गए और वो हमारी स्लोप हो गई। तो y माइनस y1 इक्वल m x माइनस x1। ठीक, फॉर्मूले वैल्यू रख दी, जो हमारा फॉर्मूला था कैलकुलेट कर लेंगे। एक साइड ले आए तो 24x माइनस y माइनस 72 और प्लस का 20 इक्वल 0। तो 24x माइनस y और माइनस का 52 इक्वल 0। ये इक्वेशन किसकी हो गई? हमारी टेंजेंट की। ठीक, फिर से एक बार समझ लें। तो चूंकि पॉइंट पूरा कोऑर्डिनेट नहीं दिए थे तो x की वैल्यू रख के y कोऑर्डिनेट निकाला। अगर y की वैल्यू दी होती, x की नहीं दी होती, तो y की रख के x निकालते। पॉइंट मिल गया। अब जो कर्व की इक्वेशन दी गई है उसको डिफरेंशिएट करेंगे और डिफरेंशिएट करने के बाद जो dy dx आएगा वो गिवन पॉइंट पे निकालेंगे। जो dy dx आएगा वो हमेशा प्रवणता रहेगी स्पर्श रेखा की, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब प्रवणता मिल गई, पॉइंट मिल गए, इक्वेशन का फॉर्मूला लगा दिया। अब हमें नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है। तो सबसे पहला काम नॉर्मल की स्लोप लिखें। स्लोप यानी प्रवणता, स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो नॉर्मल की स्लोप क्या हो गई? स्लोप कितनी थी टेंजेंट की? 24। तो 24 को पलट दिया यानी 1/24, साइन बदल दिया यानी माइनस का हो गया। ठीक, तो जो भी हमारी टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा की प्रवणता आएगी उसको पलटेंगे और उसका साइन बदल देंगे। तो 24 थी, पलटा 1/24 और साइन बदला नेगेटिव। अब इसकी इक्वेशन, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो ये हो गया y माइनस y1 इक्वल m के लिए ये यूज करेंगे और x माइनस x1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। एक साइड में है तो x प्लस 24y माइनस का 483 इक्वल 0। ये हमारी किसकी इक्वेशन आ गई? नॉर्मल की। तो इस तरीके से हम स्लोप और नॉर्मल की इक्वेशन निकालेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से हम एप्लीकेशन यूज करते हैं, यानी अवकलन का हम यूज कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके के भी क्वेश्चन जो है वो परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व x² 9 plus y² 16 equal 1 at which the tangent are parallel to x axis। ठीक, क्वेश्चन ये है हमारा। इस तरीके का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है परीक्षाओं में। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व, यानी ये जो कर्व है इस पे वो पॉइंट बताओ जिस पर स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है। यानी इस वक्र पे जो स्पर्श रेखा खींची जाएगी वो x अक्ष के समांतर होगी, किस पॉइंट पे होगी ये हमें बताना है। ठीक, देखिए तो सबसे पहले
कर्व की इक्वेशन हम लिख लेंगे। तो कर्व की इक्वेशन हमारी क्या हो गई, x²/9 + y²/16 = 1। ठीक, यहां पे सबसे पहले पॉइंट सिलेक्ट कर लें। लेट पॉइंट x1, y1 ऑन दी कर्व। देखिए कर्व पे पॉइंट है तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, वो बाद में करा दिए जाएंगे। ठीक, चलिए देखते हैं। तो कर्व की इक्वेशन है x²/9 + y²/16 = 1। डिफरेंशिएट करें। ये कैंसिल हो गया। ये y dy/dx/8 = 0 है, माइनस का 2x/9। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ से dy/dx की वैल्यू हमको मिल गई -16x/9y। तो ये dy/dx की हमको वैल्यू मिल गई। अब dy/dx किस पे, dy/dx एट x1, y1 पे। तो x की जगह x1 और y की जगह y1। ये हमारी स्लोप हो गई। ठीक, अब हम लोगों को यहाँ पर दिया क्या है, टेंजेंट r पैरेलल टू x एक्सिस, यानी टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है। टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस, क्योंकि x एक्सिस के पैरेलल है तो उसकी स्लोप यानी जो dy/dx आएगा x1, y1 पे वो क्या होगा, 0। तो यहां से हमें क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x1 की वैल्यू कितनी मिल गई, 0 मिल गई। ठीक, अब देखिए जो कर्व है, कर्व की इक्वेशन को पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे तो इक्वेशन हमारी हो जाएगी, ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी, क्योंकि पॉइंट कहां पर है, कर्व पे है, तो कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अब x1 की वैल्यू हम यहां 0 लिख देंगे। तो y1²/16 = 1, y1² = 16, y1 की वैल्यू ±4। तो ±4 ये हमको y1 की वैल्यू मिल गई। पॉइंट हमने क्या लेट किया था, x1, y1। तो यहाँ पे पॉइंट्स हमारे क्या मिल गए, x1 यानी 0 और y1 की वैल्यू ±4। यानी जो कर्व दिया गया है x²/9 + y²/16 = 1, वो पॉइंट हमारा 0, ±4 पे अगर हम उसकी टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वो हमेशा x अक्ष के समांतर आएगी। तो 0, 4 पे या फिर 0, -4 पे। तो 0, ±4 ये हमारा यहाँ पर फोर्थ एप्लीकेशन हमारा है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, यानी वर्धमान तथा ह्रासमान फलन। अब इसका मतलब क्या है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का। ये सपोज करिए कि एक फंक्शन दिया गया है f(x) = x²। ठीक, इसका हम ग्राफ बनाते हैं। हम x की वैल्यू -2, -3/2, -1, -1/2 और 0 ठीक रखते हैं। तो x = 0 ये हो गया, माइनस का हाफ ये, माइनस का 1 ये, माइनस का 3/2 ये और माइनस का 2 ये। तो फंक्शन की वैल्यू मिली 4, 9/4, 1, 1/4 और 0। इसी तरह से अगर हम x = 0, 1/2, 1 और 3/2 और 2 रखते हैं तो फंक्शन की वैल्यू हमको ये मिली। अब हम जरा देखते हैं, जब हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो देखिए जो हमें ग्राफ है वो हमारा छोटा होता जा रहा है, यानी उसकी ऊंचाई कम होती जा रही है। यहाँ पर ऊंचाई देखिए ज्यादा है, जैसे हम आगे बढ़े यहाँ पे कम, और आगे बढ़े कम, और आगे बढ़े कम, और आगे बढ़े कम। यानी जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहे हैं तो ये ग्राफ की लंबाई हमारी कम हो रही है। और इस साइड में अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ रहे हैं तो देखिए ऊंचाई ज्यादा हो रही है, यहाँ ऊंचाई कम, यहाँ और ज्यादा, यहाँ और ज्यादा, इस तरीके से और ज्यादा। तो कहने का मतलब यह है इधर जो भी x की वैल्यू हुई वो क्या हुई, ग्रेटर देन 0 हुई, और इधर जो x की वैल्यू है वो क्या है, लेस देन 0, यानी x की वैल्यू कम होती जा रही है। तो इधर ग्राफ की ऊंचाई बढ़ती जा रही है। इसका मतलब यह है कि जो फंक्शन हमारा है, ये फंक्शन है वो x ग्रेटर देन 0 पे क्या है, इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि इसकी ऊंचाई लगातार बढ़ रही है तो ये इंक्रीज कर रहा है।
लेफ्ट से राइट जाने पर, और इधर जो फंक्शन की वैल्यू है वो देखिए हमारी लेफ्ट से राइट जाने पर पहले यहाँ लंबाई ये, फिर आगे बढ़े कम, फिर आगे बढ़े कम और आगे बढ़े यहाँ पे बिल्कुल कम। तो यहाँ पे लेफ्ट से राइट जाने पर हमारी ग्राफ की ऊंचाई कम होती जा रही है। इसका जो फंक्शन है वो x लेस देन 0 पे हमारा क्या हो गया, डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया, और x ग्रेटर देन 0 पे इंक्रीजिंग हो गया। तो ये तो ग्राफ की सहायता से हमने आपको समझाया कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन किस तरीके से हम जानते हैं, लेकिन हर एक फंक्शन का ग्राफ बनाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम किस तरीके से इसको फाइंड करेंगे वो आगे इसमें देखते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, तब समझ में आएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन है fx इक्वल 7x माइनस 3। हमें ये चेक करना है या प्रूव करना है r पर वर्धमान यानी इंक्रीजिंग है। r का मतलब रियल नंबर, सारे रियल नंबर पे ये फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये हमको प्रूव करना है। देखिए फंक्शन यहाँ पर क्या है, हमारा लीनियर है, ठीक। यहाँ पर x की पावर क्या है 1, लीनियर है, तो हम किस तरीके से चेक करेंगे, हम f डैश x फाइंड करेंगे। तो f डैश x कितना आ गया, 7 आ गया, ठीक। अब देखिए जो f डैश x आया है वो हमारा पॉजिटिव आया है या निगेटिव, तो जो f डैश x आया वो पॉजिटिव आया यानी ग्रेटर देन 0 आया। तो अगर f डैश x यानी हमारा जो डेरिवेटिव है वो अगर ग्रेटर देन 0 आता है, क्योंकि f डैश x में x तो है नहीं, यानी x से ये फ्री है, तो x से फ्री होने का मतलब चाहे यहाँ पर x की कोई भी रियल वैल्यू हम रखेंगे, हमेशा हमको f डैश x क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, यानी फंक्शन हमारा हमेशा इंक्रीज करेगा। तो अगर f डैश x ग्रेटर देन 0 आता है तो फंक्शन हमारा इंक्रीज करेगा, और लेस देन 0 आएगा तो डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पर fx इज इंक्रीजिंग ऑन r, यानी सारी रियल वैल्यू पर हमारा जो फलन है वो हमारा क्या हो गया, वर्तमान हो गया। तो ये हमारा लीनियर था, इस तरीके से हमने चेक कर लिया। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं ये भी पूछे जाते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हमारा फंक्शन है fx इक्वल साइन x, ठीक। fx इक्वल साइन x, फर्स्ट पार्ट इंक्रीजिंग इन 0, π/2, सेकेंड डिक्रीजिंग इन π/2, π, और थर्ड है नॉट इंक्रीजिंग एंड नॉट डिक्रीजिंग, यानी ना तो ये हमारा इंक्रीजिंग होगा ना ही डिक्रीजिंग होगा 0, π पे, ठीक। ये हमको यहाँ पे प्रूफ करना है। तो देखिए किस तरीके से इसको प्रूफ करेंगे। तो जो हमारा फंक्शन है fx इक्वल कितना है, साइन x है, और f डैश x कितना हो गया, cos x। तो साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x होता है। अब हम एक एक करके चेक करेंगे। फर्स्ट पार्ट देखिए, ऐसे ही हम लोग समझते हैं, हम लोग जानते हैं कि साइन फंक्शन हो या कॉस वाला हो, हमेशा जो भी उसकी वैल्यू होती है वो -1 से लेकर +1 तक होती है। तो देखिए पहला इंटरवल क्या है, 0, π/2, यानी 0 और π/2 के बीच में ये इंक्रीजिंग होगा। तो देखिए 0 और π/2 में हम कोई भी वैल्यू यहाँ पर x के लिए रखें तो हमें cos x क्या मिलता है, पॉजिटिव मिलता है, क्योंकि 0 से लेकर 90 यानी 0 और 90 के बीच में cos की सारी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। यानी f डैश x ग्रेटर देन 0 इन 0, π/2, यानी हम 0 और π/2 के बीच में कोई एंगल यहाँ पर रखेंगे f डैश x में, तो f डैश x क्या मिलेगा, ग्रेटर देन 0, यानी हमारा फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है इस इंटरवल में। सेकेंड डिक्रीजिंग, तो f डैश x कितना था, cos x था, तो f डैश x हमारा cos x था, और ये π/2 और π के बीच में यानी 90 डिग्री से और 180 के बीच में। तो हम लोग जानते हैं कि 90 और 180 के बीच में कोई भी एंगल हम ले लें, cos x की वैल्यू क्या होती है, निगेटिव होती है। इसका मतलब f डैश x लेस देन 0 इन π/2, π, यानी निगेटिव होती है, यानी लेस देन 0 हो गया, यानी फंक्शन क्या हो गया, डिक्रीजिंग हो गया। और थर्ड है नॉट इंक्रीजिंग
डिक्रीजिंग। तो अब इसी से समझ में आ गया कि शुरुआत में जो हमारा cos x है वो 0 और पाई यहां तक क्या होता है, इंक्रीज करता है, और फिर π/2 और पाई के बीच डिक्रीज करता है। अब 0 से पाई, तो 0 से 90 तक बढ़ा और फिर घटा, तो ये बढ़ भी गया घट भी गया, यानी ना तो ये इंक्रीजिंग होगा और ना ही डिक्रीजिंग होगा इस इंटरवल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन गिवन बाय fx इक्वल x² - 3x इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। यानी अब यहां पर हमें इंटरवल बताना है इस फंक्शन के लिए, ये फंक्शन किस इंटरवल पे इंक्रीजिंग होगा और किस पे डिक्रीजिंग होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में कई बार पूछे गए। तो fx कितना हो गया, 2x² - 3x, इसको डिफरेंशिएट किया f'(x), तो 4x - 3। अब इंटरवल निकालने के लिए क्या करते हैं, जो f' आया इसको हम 0 कर लेंगे, 0 कर दिया। यहां से जो भी इक्वेशन बनेगी उसको सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, एक वैल्यू आए, दो वैल्यू आए, चाहे जितनी है। अब इसको नंबर लाइन पे डिनोट करने के लिए आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा लीनियर इनइक्वेशन, रैखिक असमीकरण। तो इधर क्या होता है प्लस इनफाइनाइट, इधर क्या होता है माइनस इनफाइनाइट। x की एक ही वैल्यू आई है, मान लीजिए ये हो गई x की वैल्यू 3/4, तो एक ये इंटरवल हो गया और एक ये इंटरवल हो गया। तो यहां से दो इंटरवल हमको मिले, एक मिला, ध्यान रखें इंटरवल में हमेशा स्मॉल छोटी चीज पहले बड़ी चीज बाद में लिखते हैं, हमेशा लेफ्ट से राइट चलते हैं। एक ये इंटरवल हो गया और एक हमारा 3/4 इंफिनिट हो गया। अब हम चेक करेंगे किस पे फंक्शन हमारा जो है वो इंक्रीजिंग है और किस पे डिक्रीजिंग है। पहले इस पे देखते हैं। देखिए देखने का तरीका क्या है, जो हमारा f' आया इस पे हम देखेंगे, तो जो इंटरवल है वो हमारा है माइनस इनफिनिट से 3/4। 3/4 का मतलब है 0.75, ठीक, 0.75 करके आएगा। तो उससे हम कोई भी छोटी वैल्यू अगर हम इसमें पुट करके देखें, ठीक, तो जब छोटी वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो f' की वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव आएगी, क्योंकि ये हमारा माइनस इनफिनिट से 3/4 की तरफ है। तो इनके बीच में अगर हम कोई भी वैल्यू यहाँ पर फंक्शन में रखें तो f' की वैल्यू क्या आएगी, लेस देन 0। तो हमारा f' लेस देन 0 एट माइनस इनफिनिट 3/4। f' लेस देन 0 आएगा माइनस इनफिनिट 3/4 पे। इसका मतलब f(x) इज डिक्रीजिंग इन माइनस इनफिनिट 3/4, यानी इस इंटरवल पे हमारा फंक्शन क्या हो गया, हमारा डिक्रीजिंग हो गया। अब इंक्रीजिंग चेक करें, तो जो दूसरा इंटरवल हमारा है 3/4 इंफिनिट, तो जो हमारा f' है इसमें हम इनके बीच में कोई भी वैल्यू हम यहाँ पुट करें तो f' की वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन 0 इन 3/4 इंफिनिट, ठीक। तो फंक्शन f(x) इज इंक्रीजिंग इन 3/4 इंफिनिट, यानी इस इंटरवल पे 3/4 इंफिनिट पे हमारा जो फंक्शन है वो क्या हो गया, इंक्रीजिंग। तो ये जो हमारा फोर्थ एप्लीकेशन था इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू।